करेंगे बिहार में होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की। आखिर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, खासकर सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो जीके का सेक्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में अपने पद को अस्थाई करना चाहते हैं तो YouTube पर मेरा फ्री क्लास शुरू हो चुका है। वहां भी आप क्लास लेकर के अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार पीसीएस में खास करके सामाजिक विज्ञान हो, साइंस हो, यहाँ से बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ सेटों को हमने आज लिया है, उन्हीं सेट की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा सवाल है कि 1632 ईस्वी में, देखो हिस्ट्री के सवाल है कि 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। देखो, मॉडर्न से सबसे ज्यादा सवाल हिस्ट्री से पूछा जाता है और ये सवाल जो है कंपनी के शासन से जब भारत में जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब व्यापार के उद्देश्य से आए थे और अंग्रेज भारत में जो है साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। और सवाल है 1632 में कौन सी कंपनी थी, तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में व्यापार करने के लिए और पुर्तगाली के बाद डच आए थे। तो ये क्रम भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल पूछा था, देखिए क्रम ही पूछ लिया। दूसरा सवाल जो पूछा गया है, स्क्रीन पर है दूसरा सवाल, अब देखिएगा। दूसरा सवाल पूछा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का क्रम क्या है। देखिए अभी तुरंत हमने बताया कि सवाल पूछा है कि यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। अब देखिए पुर्तगाली और डच, अब देखो यहां भी बना ली, ये दोनों पता है, पुर्तगाली के बाद डच आए, तब अंग्रेज आए। आगमन के दृष्टिकोण से लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो देख लेंगे पुर्तगाली और डच किसी में नहीं है, पुर्तगाली के साथ अंग्रेज है, अंग्रेज के साथ डच है, फिर पुर्तगाली के साथ अंग्रेज। तो हमारा आंसर यही होगा। तो क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। इतने इजी सवाल पूछे गए। हिस्ट्री के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल सिंपल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। इजी सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो अब सवाल आप यहां पर देखिए, गदर पार्टी, आपको पता है कि 1913-14 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और ये स्थापना करने वाले लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के इस क्लास में मैं आपको गदर पार्टी के इतिहास को भी बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के पार्ट के रूप में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है, अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अमोघ वर्ष। देखिए यहां पर जो है तीन राजवंश महत्वपूर्ण रहा है, ध्यान रखिएगा। अर्ली मेडाइवल में तीन राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। ये तीन राज था, पहला था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीन के बीच याद रखिए में बड़ा त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। 200-300 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पाल बंगाल में थे और प्रतिहार गुजरात में थे, पश्चिमी भारत में, और राष्ट्रकूट जो है दक्कन के क्षेत्र में थे, दक्कन के क्षेत्र में। अब सिंपल है, अमोघ वर्ष। सवाल पूछा है कि अमोघ वर्ष किस वंश के, तो राष्ट्रकूट वंश का था। अमोघ वर्ष, देखिए स्टैंडर्ड सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे तो आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे।
इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, जो भी बच्चे फ्री क्लास लेना चाहते हो, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, वहां से मैसेज कर दीजिए। और एक स्पेशल बैच में बिहार के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, तो हमारी बिहार के साथ सहानुभूति भी है, वैसे भी जन्मस्थली होने के कारण। और मैं चाहता हूँ कि एक ग्रुप बनाओ, जिस ग्रुप में हर बच्चों का 10+2 में रिजल्ट दे दूं। हार्ड वर्क मैं भी करूंगा और आपको भी करना है। अब सवाल नेक्स्ट है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम है? बहुत इजी क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, उसकी समिति का नाम याद रखिएगा, सिंपल हंटर कमीशन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के एक कमेटी बनी थी, इस कमेटी का नाम जो था हंटर कमीशन था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता है, 13 अप्रैल 1919 को, जब अमृतसर में कुछ किसान, आम आदमी जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी समय जनरल डायर ने उस पर गोलियां चलवाई, जिससे कि बहुत सारे किसान मारे गए थे। उसी की जांच के लिए हंटर कमीशन गठित की गई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ? बहुत अच्छा सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में शुरू हुआ। सबको पता है, अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी ने शुरू किया था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, चूंकि अगस्त में हुआ था, इसीलिए दोस्तों इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण था? अब देखो, बहुत सातवां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ति दो शैली का विकास हुआ मूर्ति कला के क्षेत्र में, खास करके फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास। एक गंधार कला और दूसरा मथुरा कला। तो ये गंधार कला का संबंध बौद्ध से है, और मथुरा कला का संबंध याद रखना तीनों धर्म से है, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। तो अब कहता है गंधार कला, गंधार कला पर जो है याद रखना कि भारतीय और यूरोपीय शैली दोनों का प्रभाव है। याद रखना, जो गंधार कला है इसमें भारतीय और यूरोपीय, क्योंकि अब देखो, अगर यहीं पर होता गंधार कला की जगह मथुरा कला, तो इस पर भारतीय शैली का प्रभाव था। लेकिन चूंकि नॉर्थ वेस्ट में गंधार है, तक्षशिला में पड़ता है, इसीलिए इस पर यूनानी शैली का प्रभाव है, सॉरी, यूनानी शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की क्या विशेषता थी? देखिए, जैसे कि अष्टप्रधान हुआ रहता था, शिवाजी अपने मंत्रिमंडल में जो है 8 लोगों का एक अष्टप्रधान, एक मंत्री परिषद बनाया था। शिवाजी का शासन महाराष्ट्र में था, पता है, और शिवाजी की अधिकतर लड़ाई भी जो है औरंगजेब से हुई थी, ये भी पता है। तो अष्टप्रधान में की क्या विशेषता, ये पूछ रहे थे कि इनके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, इनके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसमें से सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसमें जातिगत बाध्यता कोई नहीं थी। अब देखो कि यहाँ पर शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो है अष्टप्रधान होते थे, यानी 8 मंत्रियों का समूह होता था। याद रखिएगा, इसमें कोई जातिगत बाध्यता नहीं होती थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो है कोई जातिगत बाध्यता नहीं थी, कि मंत्रिमंडल में हम सिर्फ जाति के आधार पर श्रेष्ठ बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ बातें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मॉडर्न से अधिकतर क्वेश्चन हमने लिया है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। देखो, आईएनसी से भी पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने किया था, और उससे भी पहले इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों।
और इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? एस, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SN बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन जो प्रारंभिक संस्था थी, भारत भारत के समाज सुधार को लेकर के छोटी छोटी शुरुआती संस्थाएं जो थी, वो अंग्रेजों के विरोध के लिए नहीं बनी थी, बल्कि समाज सुधार से जुड़ी हुई थी। उसी समाज सुधार को लेकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन की और तरफ चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कहता है, यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई? अनेक यूरोप के किस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया? ये सवाल है, तो आपको बहुत इजी सवाल है। यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया था। जब यूरोप में रेनेशा आया, मतलब पुनर्जागरण आया, लोगों में जागृति आई, बहुत सारे जो है रेल, धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योगों का आविष्कार होने लगा, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, याद रखिएगा, सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ये 2nd सेंचुरी AD के आसपास है। खास करके जब पोस्ट मौर्य पढ़ते हैं, मौर्य के बाद का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहीं पर गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। किस वंश का शासक है? सिंपल है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का है। नाम से ही कोड कर देना, सातकर्णी। ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र वशिष्ठी, ये सब जिसमें भी गौतमी पुत्र लगा रहे और सातकर्णी, सातकर्णी है ना, तो सात से ही समझ जाना ये सातवाहन वंश का है। किसका है? सातवाहन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है आगरा शहर का निर्माण जो है, सिकंदर लोदी ने करवाया था, आगरा शहर का। बाद में यही आगरा जो है, अकबर की राजधानी बनी थी। इसको याद रखिएगा कि आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था, और बाद में यही आगरा शहर जो है, अकबर की राजधानी भी बनी थी। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर सवाल कि 1857 के विद्रोह, अब देखो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसमें बिहार स्पेशल पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब आप लाइव क्लास लेंगे तो बिहार स्पेशल भी मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें बहुत सारी बातें आ जाएगी। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार बहुत महत्वपूर्ण प्रभावित नगरों में एक था। बिहार के विभिन्न नगरों में जो विस्फोट हुआ, उसका सही क्रम क्या है? आने की सवाल पूछा है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें बिहार के किन किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ और उनका सही क्रम क्या है? तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है रोहिणी में विद्रोह हुआ था। देखिएगा, मैं पढ़ाते हुए बताऊंगा। दूसरे स्थान पर पटना में विद्रोह हुआ। पटना से ये मुजफ्फरपुर पहुंचा, फिर ये जगदीशपुर पहुंचा। सबसे पहले रोहिणी, जो पटना के आसपास ही पड़ता है, क्षेत्र है रोहिणी का, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, कोड याद रखना RPMJ, RPMJ, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, RPMJ में जो विद्रोहों का ये क्रम था। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल जनरल स्टडी में पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल काल शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका आंसर होगा, और 1829। इसमें सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा था। बंगाल में बड़े स्तर पर, बंगाल भी नहीं पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़े स्तर पर, जब कम उम्र में ही किसी महिलाएं के पति मर जाते थे, तो उस महिला को सती करार दे दिया जाता था, मतलब जिंदा पति के साथ जला दिया जाता था। यही एक घृणित प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने
इन पर सर्वे करवाया, बहुत सारे लेटर जुटाया, पत्र जुटाया, और इन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से मांग की कि सती प्रथा एक गलत प्रथा है, इसे समाप्त कर दिया जाए। और बेंटिक ने इस प्रथा को जो है समाप्त कर दिया। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, मिलाने वाला प्राय सवाल हर बार पूछता है। मिलाने वाला, सूची एन और सूची टू। अब मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे पता है? मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए थे। तो पहला का दूसरा होगा। अब देखो या तो ये आंसर होगा या ये होगा। दूसरा फाहियान। देखो फाहियान फोक्योकी यानी कि गुप्त वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो मतलब कि बी का तीसरा हो जाएगा, ये होगा। हुएनसांग पुष्यभूति वंश, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। अब देखो दोस्तों, इसको कोडिंग से भी कैसे याद रखेंगे। हुआ से हुएनसांग, हुआ से हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? अंतिम हिंदू सम्राट थे भारत का, अंतिम हिंदू सम्राट, जिसके बाद जो है मुसलमानों का जो है आक्रमण शुरू हो गया। तो वह पुष्यभूति वंश, या इसी को वर्धन वंश भी कहते हैं, वर्धन वंश। तो इसी से हुएनसांग इन्हीं के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, आपको पता है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के, मेगास्थनीज की चर्चा जब चंद्रगुप्त नाटक भी पढ़ते हो वहां भी है। तो मौर्य वंश और जो है हुएनसांग जो है, ये हो गया तीनों, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। वैसे बहुत सारे सवालों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर टेक्निक पता हो। अगर टेक्निक पता है तो सवाल बनाना कोई टफ काम नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, जैसे 17 नंबर का सवाल आप देखिए। आज हम जो हिस्ट्री के सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको ज्योग्राफी के भी सवाल को हम बताएंगे कि उन सवालों को हम कैसे बना सकते हैं, महत्वपूर्ण ये है। अब देखो सवाल पूछा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य से, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते नहीं, परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि बुद्ध महावीर जो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन और साथ ही चरवाक दर्शन, ये तीनों नास्तिक दर्शन है। ये याद रखना, बौद्ध, जैन और चारवाक, ये दोस्तों तीनों जो है नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन मतलब होता है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करना। दिस इज कॉल्ड नास्तिक दर्शन। ये क्या है, नहीं करते। दूसरा, बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। अब 17 नंबर सवाल है कि बुद्ध और महावीर दोनों नहीं, आत्मा के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों पूजा अर्चना के पक्षधर थे, नहीं। बुद्ध और महावीर दोनों कर्मवाद के समर्थक थे, बिल्कुल। कर्म की प्रधानता दोनों देते थे, जैसे भागवत गीता में भी कर्म की प्रधानता दी गई है। और यहाँ पर बुद्ध, महावीर और चरवाक सारे कर्मवाद, देखो आत्मा को भी नहीं मानते थे, इसीलिए अनात्मवाद इन्होंने दिया। परमात्मा को भी नहीं मानते थे, और दोनों पूजा अर्चना के तो पक्षधर नहीं थे, विरोधी थे। तो कर्मवाद के विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन था? सूर्य सिंह, सूर्य सेन, मास्टर दा। जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें एक नाम आता है सूर्य सेन का। इसी सूर्य सेन को दोस्तों मास्टर दा के नाम से जानते हैं। सूर्य सेन बहुत ही फेमस नाम है, बिहार में भी और बंगाल में भी, बंगाल से जुड़े हुए सूर्य सेन थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी सूर्य सेन का नाम जो था कि मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 वर्ष की अल्प आयु में गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? बहुत इजी है। 13 साल के गद्दी पर कौन बैठा था? तो सबको पता है 13 साल के गद्दी पर जो है बैठने वाला, 40 से 13 साल के गद्दी पर बैठने वाला, देखो समुद्रगुप्त तो होगा नहीं। अब देखो बहुत सारे लोग जो है अकबर को मार के आ जाएंगे अगर ये सवाल पूछेगा तो, ठीक है। और वो सही भी होगा कि 13-14 साल के एज में ही जो अकबर जो है गद्दी पे, 13-14 साल के एज में जो है
अकबर अकबर का जन्म जो है 1542-43 में हुआ था। ठीक है। और सॉरी 1900 नहीं, 1500। अकबर का जन्म जो है राजकूट में राजपूतों के यहाँ 1542-43 में हुआ था। और 1556 में वो गद्दी पर बैठ गया था। जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, हेमू और अकबर द्वितीय के बीच जो इसके विरोधी थे, हेमू और अकबर के बीच बैरम खां इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो उसी समय ये गद्दी पर बैठ गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन लेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? बड़ा फेमस है इब्न बतूता, बड़ा फेमस है। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। और जब ये भारत आए थे उस समय एमबीटी का शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी कहते हैं। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रयोग किए थे और पांचों प्रयोग असफल रहे थे। इसीलिए इसे पगला बादशाह कहते हैं। पगला बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक जब मृत्यु हुई थी तो इनके जो इतिहासकार थे, इसके दरबारी, उन्होंने कहा था राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इन्होंने राजधानी भी परिवर्तन किया था, जिसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह था? बिल्कुल है। शेरशाह किसके बीच आया था? तो बाबर और हुमायूं के बीच में शेरशाह आया था। पहला ही आंसर होगा, बाबर और हुमायूं के बीच में। इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इजी है, हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। बाबर और राणा संगा के जो बीच युद्ध हुआ, सॉरी, बाबर और राणा संगा के युद्ध को जो है खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। खानवा 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ हुआ था, तो ये गलत मत करना। अब है कि अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं, यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट जो है, अशोक के 14 शिलालेख कहां पर पाए गए हैं? तो इसको याद रखिएगा। गिरनार अभिलेख में, अशोक के जो गिरनार गुजरात में है, इसमें 14 शिलालेख की चर्चा है। निम्न में से कौन सा एक कुशल संगीतज्ञ था? तो कुशल संगीतज्ञ शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जो है, बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, आपको पता है। तो इसका मतलब ही है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ भी था, इसीलिए वो बीना बजा रहे थे। इसी तरह से कुछ और सवाल को हम लोग लेंगे लास्ट। अब कहता है निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम बताओ। तो अब देखो, सही क्रम क्या होगा राजवंश का? सिंपल है, हम देख लेंगे। सबसे पहले मौर्य वंश आएगा, तो वो आ जाएगा, ये वो। उसके बाद मौर्य वंश के बाद जो है कुषाण आएगा, सो आएगा। उसके बाद गुप्त वंश, नहीं, गुप्त से पहले सातवाहन आएगा। फिर तो मौर्य वंश के बाद जो है सातवाहन आ जाएगा। पहले मौर्य, सॉरी, ये पहले आएगा, मौर्य वंश तो पहले होगा ही। मौर्य वंश के बाद जो है कुषाण वंश, कुषाण के बाद सातवाहन, और अंतिम में गुप्त होगा। क्योंकि गुप्त इन दोनों के बीच ही जो है, मौर्य और गुप्त के बीच कुषाण और सातवाहन आया है। मतलब हमारा ये आंसर आ गया। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप डेली सेट बनाओगे तो बहुत सारे सवाल जो है क्लियर हो जाते हैं। और आपसे मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज हमने 25 क्वेश्चन बताया इतिहास का, इससे आपको फायदा होगा। और YouTube पर लाइव क्लास से जुड़िए, और भी फायदा होगा। और उसका डिस्कशन भी मैं करवाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको मैसेज कर देना है, जिससे कि मैं एक ग्रुप बना दूंगा और उस पर मिलके हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।